नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व। मैं हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। एक आदर्श शिक्षक से लोकप्रिय नेता तक का सफ़र, जनता की सेवा के लिए शिक्षक पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच आकर उनकी मदद करना, उनके अधिकारों के लिए उनको शैक्षणिक रूप से या यूँ कहें सामाजिक रूप से या यूँ कहें कि राजनीतिक रूप से या यूँ कहें कि जितनी भी उनकी ज़रूरत होती है हर चीज़ के लिए जागरूक करने का एक सफ़र। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है जुगलाल कोल जी, जो अपने आप में अपने क्षेत्र के एक बड़े नेता माने जाते हैं। और यदि हम बात करें कोल समाज के तो उसके एक मसीहा माने जाते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और एक शिक्षक से नेतृत्व या नेता तक का सफ़र कितना सहज रहा और वो दौर कैसा था, आज का दौर कैसा है, हम कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका जो शिक्षा दीक्षा है और साथ ही जो आपका एक संघर्षमय जीवन है वो कैसा रहा और कहाँ से शुरुआत हुई राजनीति की और कहाँ से शुरुआत हुई शिक्षा की। तो पहले हम शिक्षा की बात करते हैं कि जब शिक्षकी क्षेत्र में आप आए उसके पहले की जो शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, मूलतः आप कहाँ से हैं? मूलतः गांव मेरा है घिनौची गांव। हाँ। और घिनौची गांव में प्राथमिक पाठशाला हिरवार में मैं प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किया। बिल्कुल। और इसके बाद वहाँ मिडिल स्कूल है आपका कुआं गांव से मिडिल किया। और इसके बाद आया डिपनिया हायर सेकेंडरी। डिपनिया हायर सेकेंडरी में फिर मैंने उसमें हायर सेकेंडरी पास किया। और इसके बाद जो है तो मैं चला गया शहडोल डिग्री कॉलेज। और डिग्री कॉलेज में मैंने बीए कंप्लीट किया। जी जी। और इसके बाद निपनिया बिहारी में मैं ब्रिज कोर्स किया। और भी कोर्स करने के बाद मैंने एमए किया वहाँ से आपके यूनिवर्सिटी टीआरएस कॉलेज से, रीवा से वहाँ से किया। और इसके बाद मैं टीचर हो गया। और टीचर रहते हुए लगभग 13 वर्ष मैंने टीचर जॉब किया। 13 वर्ष के दौरान में मेरे सामने काफ़ी उतार चढ़ाव आए, सामाजिक उतार चढ़ाव आए, राजनीतिक उतार चढ़ाव आए। और समाज का काम करने के दौरान में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण न तो मैं समाज का काम कर पा रहा था और न शिक्षकीय कार्य कर पा रहा था और न राजनीतिक ही कार्य कर पा रहा था। बिल्कुल। इन तीनों चीज़ों में मैं घिर गया था। तो मैंने तय किया कि अब शिक्षकीय जॉब करने से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल। लोगों की सेवाएं नहीं दे पाऊँगा। और इसके बाद मैंने शिक्षकीय जॉब 99 में इस्तीफा दे दिया। और 99 में मैंने बहुजन समाज पार्टी का एमपी का चुनाव लड़ गया। और बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था। और उस समय मुझको 62,000 वोट मिली थी पहली बार में। और इसके बाद जो है तो मैंने शिक्षकीय जॉब छोड़ करके और राजनीतिक भूमिका में आ गया और लोगों की सेवाओं में लग गया। और उसी दौरान 1 वर्ष के बाद मैं वहाँ जिला अध्यक्ष रहा बहुजन समाज पार्टी का। और इसके दौरान हमने एक पार्टी बनाना तय कर लिया था। माननीय शुक्लाल कुशवाहा जी पूर्व सांसद सतना थे, उनके साथ मिलकर के हमने समानता दल बनाया। और समानता दल बनाने के बाद हमने पूरे प्रदेश में 9 वर्ष तक लगातार दौरा किया। और उस दौरान में हमने हम और माननीय शुक्लाल कुशवाहा जी की टीम लग करके पूरे प्रदेश में और चुनाव लड़वाया। चुनाव लड़ाने के बाद मैं तो यहाँ 18,000 वोट पाया था। जी जी। और 19,000 यहाँ। अच्छा, उस समय जुगलाल जी जो विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था वो बिहारी हुआ करता था। बिहारी हुआ करता। बिल्कुल। और उसी दौरान 19,000 यहाँ बहुजन पाई थी। और 23,000 कांग्रेस और 25,000 में यहाँ जीत हुई थी। माननीय लवकेश सिंह जी यहाँ के विधायक बने। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे पास पैसे का अभाव
और लोगों का अभाव के कारण हम चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी संतुष्ट थे। संतुष्ट इसलिए थे कि हमारे पास सारे कमी होने के बाद भी हम कॉम्पिटिटर की स्थिति में पहुंच गए थे। बिल्कुल। निर्णायक भूमिका में पहुंच गए थे। जिसको हम चाहेंगे वो जीतेगा, जिसको चाहेंगे हम वो हारेगा। हम पूरी तौर से संतुष्ट थे। उस समय हमने 2 विधायक बनाया था। रामपुर बघलान से माननीय हर्ष सिंह जी को विधायक बनाया और पोहरी विधानसभा से माननीय हरिवल्लभ शुक्ला जी को बनाया था। उस दौरान में 28 जगह मध्य प्रदेश में हमने 500 वोट से नीचे की स्थिति में चुनाव हारा था। बिल्कुल। और उस दौरान हमारे पास 2 करोड़ रुपए होते अगर मध्य प्रदेश में, तो यहाँ की सरकार हमारे बगैर सरकार नहीं बनती। बिल्कुल। ये 2 करोड़ क्यों? 2 करोड़ रुपए अगर होते तो हम अपने लोगों को थोड़ा बहुत पंपलेट, पोस्टर, बिल्कुल, मतलब प्रचार प्रसार के लिए यदि बात करें तो आर्थिक रूप से, जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा उनके पास अगर हम थोड़ा बहुत मदद कर दिए होते तो वो चुनाव 28 जगह निकल जाती। और 28 चुनाव अगर हम जीतते तो मध्य प्रदेश की सरकार लंगड़ी हो जाती। कोई भी चुनाव हमारे बगैर कोई यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता। जी। उसी दौरान हमारा स्वास्थ्य गिर गया। चुनाव के बाद में हमारा स्वास्थ्य गिर गया। मेरे रीढ़ में स्पाइनल प्रॉब्लम हो गया, तो मैं कमज़ोर हुआ तो मेरे साथी कमज़ोर हो गए। और यहाँ जो है आपके मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर और आपका अनोखपुर, शहडोल और बड़वारा, बिजराहोगढ़, यहाँ मिला करके मेरी बिरादरी के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं। हर लोकसभा में कम से कम 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख मतदाता हैं। और उनके साथ में मिल करके गांव जा कर काफ़ी हमने उनको उत्साहित किया कि भाई तुम भी जब राजनीति में आओगे तो अपनी बात रखने के लिए तुम जाओगे, तब तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। और तुम्हारी बात तो कोई करने वाला है नहीं, जो भी है तो अपनी अपनी बातें करते हैं हर समाज के लोग। तो उन लोगों ने, सब लोगों ने तय किया कि हम आपको लोकसभा या कि राज्यसभा या कि विधानसभा भेजेंगे। और लोगों ने मदद किया, लोगों ने आर्थिक रूप से मदद किया और कोई शारीरिक रूप से मदद किया। तो बिहारी विधानसभा हम जीतते जीतते हार गए। बिल्कुल। उस काम को तो मैं नहीं कर सका, अस्वस्थता के कारण उस काम को थोड़ा सा डिले हो गया। और डिले के बाद फिर इसके बाद में आप लोगों की कृपा से, यहाँ की जनता की कृपा से मैं तो उस काम को नहीं कर सका, लेकिन बेटे के रूप में यहाँ मैं जैसे समाजवादी राष्ट्रीय समानता दल बनाया। फिर इसके बाद जब मैं अस्वस्थ हो गया तो कांग्रेस में चला गया। 10 साल तक मैंने कांग्रेस में काम किया। और हमारे जो आका थे, जो हमारे यहाँ के वो थे, जिनको हम अपना नेता मानते थे, उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम आपको इस बार टिकट देंगे। तो उस बार उन्होंने टिकट मुझको नहीं दिया। मैंने फार्म भरा, फार्म निकाल लिया और जिसको चाहा उसको चुनाव जिता लिया। इस बार उनको दे दीजिए, दूसरी बार आपको देंगे। मैंने दूसरी बार का इंतज़ार करता रह गया। दूसरी बार भी मुझको टिकट नहीं दिए। तो संयोग ऐसा था कि माननीय शिवराज सिंह जी ने वो उसी वक्त आए और उन्होंने कहा कि क्या मेरे दल से आपका पुत्र चुनाव लड़ सकता है। तो परिस्थितियां उस समय हमारे सामने अंधेरी दिखने लगी थी। सफ़र लंबा था, बिल्कुल, स्वास्थ्य भी हमारा गिरा हुआ था। उस दौरान मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं तो हम भेज देते हैं। लड़का चला गया और उन्होंने भाजपा से टिकट दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाजपा में टिकट देने के बाद वो चुनाव लड़े। चुनाव में अच्छा रिजल्ट आया।
बिल्कुल। यहाँ जो कुल है, मिला के ये कहना चाहिए आपका जो मेहनत है, आपकी जो तपस्या है, वो कहीं बेटे के रूप में, निश्चित रूप से वारिस के रूप में हाँ, लोगों के बीच है। जुलाल जी, हम यदि उस दौर के राजनीति और राजनेताओं की बात करें और आज की राजनीति और राजनेताओं की बात करें, तो आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं विचारधारा में, कार्यशैली में, दृष्टिकोण में, और जो ज़मीनी स्तर पर जनता की सेवा है, इन सब दृष्टिकोण में आप कितना अलग पाते हैं पहले की स्थिति और अब की स्थिति में? पहले की स्थिति में वही मैं जो बात एक कहा था कि जो कोई नेता बन जाता था उनको लगता था कि बस यही समाज है, बिल्कुल, और इसके पीछे कोई समाज नहीं है। अब आज जब हम खड़े हो गए तो सबको बिंद में दिखने लगा कि कोल जाति के लोग भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आज यहाँ टारगेट करने लगे कि कोल जनजाति का कोई लीडर मिले तो इनकी वोटें हमारे हिस्से में आए। वही किस्सा थी। अब सब लोग जो लोग नेता बनते थे वो लोग जो है तो अपनी अपनी बात रख करके और नेता बन जाते थे, वोट सब जगह की समेट लेते थे। बिल्कुल। अब इनका कोई था नहीं तो किसी न किसी को तो देना पड़ता था। और आज की स्थिति में आप देख लीजिए, राजनीतिक रूप में चेतना अच्छी आई है। हाँ हाँ हाँ। आप चौधरी परिवार में देख लीजिए, सारे देश की राजनीति करते हैं। मायावती जी करते हैं, माननीय कांशीराम साहब ने किया है। कांशीराम की ललकार से पूरे देश का समाज जाग गया। बिल्कुल। चाहे वो बैरबा के नाम से हो, चाहे चौधरी के नाम से हो, चाहे वो एससी के नाम से हो, तो वो कांशीराम की ललकार से पूरा समाज जाग गया। आज पटेल समाज है, पटेल समाज भी जाग गया। जो जहाँ है वो वहीं वोट करता है। यहाँ माननीय इंद्रजीत थे तो सब लोग इंद्रजीत को वोट करते थे, कांग्रेस के थे। और आपके रीवा में देवराज सिंह जी थे तो देवराज सिंह जी को वोट करते थे, बहुजन समाज पार्टी में थे। आप सतना चले जाइए, गणेश सिंह जी हैं, बिल्कुल, वहाँ पूरे लोग सब गणेश सिंह जी को वोट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब कहना चाहिए कि राजनीतिक में जातिगत तरीके से भी चीज़ें, लेकिन आप जिस कौम से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से बिलोंग करते हैं और जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो कम्युनिटी है, वो जाति है, तो आपने क्या कमियाँ देखी उनमें? और हालांकि पिछड़ी जाति है, आपको क्या लगता है कि उसके उद्धार के लिए ऐसे कौन कौन से उस समय आपके द्वारा जतन किए गए और अभी और क्या करने की ज़रूरत है, जबकि उनको शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हम कैसे उठा सकते? मैंने उसका जो मैंने उदाहरण दिया है, मैं उस जाति से मैं बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो प्लिंथ का काम करता है। बिल्कुल। समाज जो है प्लिंथ का काम करता है और गैर समाज जो है तो बिल्डिंग बनाने का काम करता है। वो सभी समाज मिल करके उस मंजिल को तैयार करता है। मैंने यहाँ जो राजनीति की थी, मैं व्यक्तिगत अपनी राजनीति की थी। मैंने सबके लिए बराबर का हिस्से का लड़ाई लड़ा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोल हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोई यहाँ नाई हो, धोबी हो, काछी हो, प्रजापति हो, मेरे सामने जो भी अन्याय जिसके साथ हुआ उसके साथ मैंने लड़ा है। उनके खिलाफ मैं लड़ा हूँ। भय नाम की कभी चीज़ मेरे ज़िंदगी में आई नहीं है। मौत निश्चित है, और अगर हो सकता है कि इनके हित की लड़ाई लड़ते लड़ते अगर मेरी मौत होती है तो मैं इस बात को जानता था कि इसमें 1000 दीपक जलेंगे और 1000 लोग इस अन्याय से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये मेरा पूर्ण विश्वास था। बिल्कुल। क्योंकि मैं टीचर था। हाँ। जब मैंने अपने टीचर जॉब को छोड़ा उस समय मेरे को मौका मिला भर्ती करने का, कम से कम मैं 1000 भर्ती किया हूँ। तो 1000 दीपक तो जल गए। बिल्कुल। तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह से काटा हूँ, मेरे समय में लंबे सफ़र आए हैं। मैंने इतने वो भी दिन देखा है कि नौकरी हालत में मेरे चंगे रहते थे, दोनों नौकरी करते पति पत्नी, लेकिन ऐसे भी दिन आए हैं
कि मैंने 100 रुपए का गेहूं खरीद करके और फिर जा कर के आटा ला करके और लड़कों को खिलाया, लेकिन एहसास कभी नहीं करने दिए किसी को। मैंने कहा ये इसी दिन के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि परेशानी क्या चीज़ होती है और संघर्ष क्या होता है। संघर्ष के साथ में हमको कितने कठिनाई आएंगी, बिल्कुल, क्योंकि बने रास्ते में तो सब कोई चल देता है। अब मेरे लिए तो बनाया, खुद का बनाया हुआ, बिल्कुल खुद की बनाए रास्ते। गरीबों के नाम पर, पिछड़ी जातियों के नाम पर राजनीति या प्रतिनिधित्व, हम देखते हैं कि राजनीति ज़्यादा होती है, प्रतिनिधित्व कम हो पाता है, इसका कारण क्या मानते हैं? अब देखिए भाई साहब, क्या है, अब जिसकी बनी बनाई राजनीति है और बनी बनाई राजनीति में ये रहता है कि ये लोग परिपक्व हैं और ये अपरिपक्व हैं, तो इनको चाहे हम जो भी दाना डाल देंगे तो वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। लेकिन आज का मेरा पूरा भरोसा है, गिने चुने लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे टॉप टू बॉटम वर्ग के लोग हों चाहे छोटे वर्ग के लोग हों, उसकी कीमत थोड़ा अलग अलग ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो जो है तो वो उसको भी अपने पाले में डाला जा सकता है, बिल्कुल, और उनको भी पाले में डाला जा सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक चेतना पैदा हो गई है तो छोटे वर्ग को अब खरीदा नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो इतना भला जानने लगा है कि आज हमको क्यों देने आया, कल मेरा लड़का बीमार था, मैं इन्हीं के यहाँ गया था कि 100 रुपये दे दो, मेरा लड़का बीमार है, अब उसकी मैं दवा करा लूँ। रो रो करके बिलखता रह गया है, लेकिन उन्होंने 100 रुपये नहीं दिया, आज वो फ्री में 500 रुपये देने आया। बिल्कुल, तो इस चीज़ को समझने लगा, भली भांति इस बात को समझने लगा है। अभी जो नई पीढ़ी है, जो पिछड़ी जातियों की बात करें, जो जिन्हें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि जो सबसे ज़्यादा अवसर है इनको किस रूप से, राजनीतिक अवसर लेने चाहिए, शैक्षणिक या सामाजिक या आर्थिक, किस तरीके से उद्धार हो सकता है? ये जो पिछड़ी जातियां हैं, आपने करीब से इनको महसूस किया है, इनकी सेवा की है, सामाजिक तौर पर इनकी मदद की है, आपको क्या लगता है कि लगातार लगभग 70-75 वर्ष हो गए आज़ादी के बावजूद, उसके भी है जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो वहीं की वहीं समिट के रह गई हैं, राजनीतिक का हिस्सा बनती हैं, वोट बैंक मात्र रह गया है, ऐसे में उनका उद्धार और उनको आगे लाने के लिए आपको क्या लगता है, क्या प्लान हो सकता है? इनके लिए भाई साहब सबसे आवश्यक चीज़ है कि आप भी जानते हैं और मैं नहीं कहता हूँ, ये पुस्तकें कहती हैं, आज का रिटर्न में पुस्तकें कहती हैं, इस देश की 80% ज़मीन ठाकुर समाज के पास, और जो मंदिर मठ है वो 98% जो है तो ब्राह्मण के पास। इनकम ऑफ सोर्स की जो बातें करते हैं, इनकम ऑफ सोर्स दोनों समाज के पास है, सत्ता की चाबी भी इनके हाथ में है। मैं जीत के जाता हूँ या कि कोई जीत के जाता है, वो उतना ही बोल पाता है जितना वो चाहते हैं। अगर वो उससे अधिक जाने की कोशिश करेगा तो उसको लित्ती मार देंगे। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते को कहता हूँ कि जब से चुनाव हार जीतने लगा है वो आज तक नहीं हारा है। आज फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आज यहाँ का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल, जो ऊंचाई पे गया है तो फिर वो सिर्फ एक गौड़ बिरादरी का है, इसलिए वो उसी स्तर पे नहीं जा पा रहा, मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। जब इतनी क्षमता थी, 5 बार 6 बार वो सांसद बना है, लगातार सांसद बना है, वो भी आदिवासी जाति का है। और आदिवासी बात की करते हैं आप, यहाँ पिछड़े वर्ग की बात करते हैं कि पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में ले आओ, आदिवासी को अपने पाले में ले आओ, क्यों झोली फैला के भागते हो? उसका मुख्यमंत्री बना दो, वो अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल।
और अगर कुछ करने की क्षमता है सरकार में, दिखावापन नहीं, तो बुनियाद की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को 5 एकड़ ज़मीन दे दो, तुम अपना मुर्गी कुकरी और दुनिया की जितनी सारी योजनाएं ठप कर दो, आरक्षण समाप्त कर दो, सबको समाप्त कर दो। बिल्कुल आर्थिक समानता की बात करें, आर्थिक समानता की बात करना है तो आप 5-5 एकड़ ज़मीन दे दो, और जिसके पास 1000 से ऊपर की संपत्ति है उसको रात-सात कर दो, उसको रात-सात करा दो। बराबर की समानता पूरे देश में आ जाएगी, नहीं है आरक्षण की ज़रूरत, सब बराबर में आ जाएंगे, खाने के लिए भी, व्यवस्था के लिए भी। अब किसी के पास 1000-1000 एकड़ 10-10 हज़ार एकड़ ज़मीन है, बोते जोते नहीं है, पड़ी रहती है, और यहाँ बसने तक बिल्कुल एक अधिकार की स्थिति, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बसने तक इन सब के मैं बावजूद आपको बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं इस बात को कि अगर सरकार ये तय कर दे कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको उनके पट्टे आराजे में ही दफनाया जाए। यहाँ का 80% आदिवासी या गरीब तबके का व्यक्ति यहाँ दफनाने तक के लिए ज़मीन नहीं है, दफनाने तक के लिए ज़मीन नहीं है। क्या असमानता है, क्या समानता है, क्या आज से आज़ादी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ती आए, ये आज़ादी नहीं है, ये स्वार्थ है। चाहे वो कांग्रेस की बात करे, चाहे वो भाजपा की बात करे, चाहे कोई भी कुछ की बात करे। बिल्कुल मैंने कहा था कि राजनीति या बात करें अपन की प्रतिनिधित्व कम होता है, राजनीति ज़्यादा होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाती है, पिछड़े लोग हैं वो उसी में पिस के रह जाते हैं। बिल्कुल आने वाली युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो पिछड़े लोगों की मदद करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में है, चाहे वो संगठनात्मक रूप में हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी शासकीय नौकरी के रूप में हो, जब वो समाज की मदद करने आते हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जैसे शिक्षा की नीति के बारे में करता हूँ कि शिक्षा की नीति उनकी अच्छी हो और उनकी सोच अच्छी हो। तो अब शिक्षा में जाते जाते अब गरीब तबका का व्यक्ति वो तो पढ़ ही नहीं पाता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। और जिसके पास मेरा लड़का मैं संपन्न हूँ तो मैं तो पढ़ा लिखा लूँगा कहीं भी। और लेकिन मेरा भाई है जो, वो तो 10वीं पास नहीं करा पाएगा। बिल्कुल उसके खाने के लिए व्यवस्था नहीं है तो वो पास कैसे करा पाएगा। बिल्कुल तो शिक्षा की असमानता की खाई को तो नहीं मिटा पाया जा सकता। बिल्कुल शिक्षा की खाई को, ये जो खाई इतनी लंबी चौड़ी हो गई है, आज IIT करने के लिए बताइए कितना पैसा लगता है। बिल्कुल उसमें संपन्न लोग ही कराते हैं। आज जो लोग नौकरशाही में संपन्न हो गए हैं, आपके आरक्षण में, जैसे गौड़ बिरादरी को आरक्षण मिला है, तो आज आरक्षण के कारण उनके लड़के अच्छे आते हैं। आप यहाँ व्यवहारी में देख लीजिए, यहाँ SDOP गौड़ बिरादरी, SDM गौड़ बिरादरी, और अच्छे पदों में SDO हैं गौड़ बिरादरी। मैंने कोल बिरादरी को तरस गया कि एक भी आदमी सिपाही तो मिल जाए। विधायक है, शिक्षा नहीं है इसलिए नहीं आ पाते, उस कंपटीशन में ही आ पाते। और ये राजघराना था, 111 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया है, तो कहीं ना कहीं तो चिन्ह छोड़ गए हैं। और छोड़ गए हैं तो वो लोग शिक्षा ग्रहण करते गए हैं, नहीं है तो जागा जमीन है तो बेच भांज के अपना पढ़ा लिखा लिए। कोई सत्ता में भी आरक्षण के फायदे में आज 14 विधानसभा यहाँ पे लगी हुई। 14 विधानसभा में से पूरे के पूरे गौड़ बिरादरी के लोग जाते हैं चुनाव जीत करके। मैंने उसमें लड़ाई लड़ा, कांग्रेस वालों से कहा
कि एक सीट भी तो दे दो, एक सीट दे दो। हम जो है 14 सीट आप उन्हीं को दे दो, एक सीट हमको दे दो। बिल्कुल। तो उन्होंने एक सीट देना पसंद नहीं किया। अब मैं जानता था इसलिए नहीं देना से पसंद किया। मैं अकेले पार्लियामेंट में जाता तो मैं चमड़ी उकेल के रख देता। जो बात मैं आज कहता हूँ उस बात को मैं पार्लियामेंट में भी कहता। बिल्कुल। क्योंकि गुलामी से मैं पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन गुलाम नहीं हूँ। बिल्कुल। जो व्यक्ति अपना हंसते हंसते इस्तीफा देता हो तो कुछ करने की क्षमता रखता होगा। जुलाल जी, व्यवहारिक यदि बात करें तो यहाँ पे राजनीति की जो दो धुरी मानी जाती है उसमें एक धुरी आप थे। काफ़ी द्वंद्व रहा राजनीतिक दृष्टिकोण से, व्यक्ति विशेष की बात करें या राजनीतिक रूप से बात करें, उसको आपने किस तरीके से महसूस करते? क्योंकि आपके दौर के स्वर्गीय लोकेश सिंह जी एक बड़े नेता हुआ करते थे, आप भी उस समय राजनीतिक जीवन में एक अच्छा कद हुआ करता था, आज भी है, लेकिन वो समय था, स्वास्थ्य आपका बढ़िया था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो उस समय का जो कसमोकस रहती थी आपस में, वो कैसी रहती थी और किस तरीके से आपस में बात करते थे जनता के हितों को लेकर? देखिए, मेरे पास कोई धुरी नहीं थी, हमारे पास कोई धुरी नहीं थी। धुरी दो ही थी, भाजपा और कांग्रेस की धुरी थी। धुरी हमने जबरदस्ती बना दिया है। बिल्कुल। यहाँ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के कंपटीटर थे, हमने ज़बरदस्ती करके और लड़ाई में ला करके और समाज के लोगों के बदौलत और इन दोनों की लड़ाइयों के फायदे में हम रहे। दोनों की लड़ाइयों के फायदे में हमने कभी टिकट हमको तो दिए नहीं, राजनीतिक टिकट। लेकिन उसके बाद भी जनता के आप हमेशा प्रिय रहे। हाँ। जनता आपको बहुत मानती रही। आज भी हम देखते हैं कि विधायक पुत्र जरूर है, लेकिन जनता पहले आपसे मिलती है, आपसे बात करती है, संतुष्ट होती है। जी। तो इसका कारण क्या मानते हैं? अब क्या है, अब हम जो है तो ज़मीन से पैदा हुए हैं तो ज़मीनी स्तर को जानते हैं। बेटा ज़मीनी पैदा में नहीं हुआ है, बेटा तो एक धरोहर मिल गई है, तब बेटा ऊपर से बात करता है और हम उनके बुनियाद से बात करते हैं, इसलिए वो हमारी बात को मान जाते हैं। हम उनको भुरिया पुटिया के पूरी बात समझाते हैं कि कहाँ से कैसे हुआ। उस दर्द को मैं जानता हूँ कि जब कोई आवेदन नहीं लेता था हमारा, कोई आवेदन फेंक देता था, तो उस दर्द को मैं जानता हूँ। तो उनको समझाता हूँ कि इसको यहाँ से शुरू करो। और भैया जो है तो अब उनको जो है तो ऊपर की बात बता दिए, जाओ कर आओ, नहीं करेगा तो मैं फ़ोन कर दूँगा। अब फ़ोन कर दिए तो उनका हो जाता है। और मुझे लगता है कि फ़ोन करे या ना करे, लेकिन को बुनियाद की बात बताऊँगा, फिर नहीं करेंगे तो फिर उससे पैरवी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जुगलाल कोल जी, जो अपने दौर के एक ज़मीनी नेता, और यदि हम पिछड़ी जाति की बात करें, खासतौर से कोल समाज की बात करें, तो जिनका प्रतिनिधित्व उन्होंने तह तक किया और लोगों के जीवन स्तर को उठाने की कोशिश की, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से, और शिक्षकी पद को छोड़कर जनता का सीधे तौर समाज के बीच आके कैसे उनका कल्याण करना है, एक भरपूर कोशिश की। और आज भी पूरा क्षेत्र इनको अपना नेता के रूप में और एक शाश्वत नेता के रूप में स्वीकार करता है, इनकी मानता। और आज भी ये सुख दुख में उनके साथ सदैव खड़े होते हैं, बावजूद पुत्र के विधायक होते हुए भी, और ये अपने आप में एक व्यक्तित्व की निशानी है। जुगलाल जी, हमारे इस कार्यक्रम में और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम मैं इस बात को आप लोगों के बीच तक जाएगी, लोगों के बीच तक जाएगी, मुझे खुशी होगी, मुझे काफ़ी आनंद होगा कि चलो जिस बात को मैं अंदर घुट रहा था उस बात को लोगों के पास जाएगी। बिल्कुल। तो कम से कम शायद हो सकता है कि और लोग तैयार हो जाएं। बिल्कुल। चलिए, हमारी पूरी टीम आपके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है, और हमसे बातचीत करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता हेल्थ केयर होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी। अब तक 60,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही एक्यूप्रेशर और मैग्नेट थेरेपी नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है, और इस होम्योपैथिक की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इलाज के दौरान या इलाज के बाद कभी भी किसी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे
सेंटर ललिता हेल्थ केयर में अभी तक लगभग 60,000 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है, जिसमें डायबिटीज, बीपी, थायराइड, सोरियासिस, बहुत तरह की स्किन डिसीज, मानसिक रूप से बीमार लोग और ऐसी बहुत सारी असाध्य रोगों का इलाज सफलतापूर्वक किया जा रहा है। साथ ही हमारे सेंटर में अल्टरनेटिव पैथी के द्वारा जैसे एक्यूप्रेशर, कपिंग थेरेपी, इसमें किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती। इसमें सिर्फ नेचुरल तरीके से मरीजों का इलाज किया जाता है। साथ ही दोस्तों, हमारे सेंटर में होम्योपैथिक, बायोकेमिक, इंडियन एवं जर्मन दवाइयाँ, कॉस्मेटिक उपलब्ध रहती हैं। संभाग का सबसे बड़ा होम्योपैथिक क्लिनिक डॉक्टर कपिल मिश्रा एक अनुभवी चिकित्सक द्वारा साथ ही आपके वास्तु दोष का निवारण दृष्टि वास्तु शास्त्र एवं फेंग शुई में आए और अपने वास्तु दोष दूर करें। ललिता हेल्थ केयर सेंटर नियर स्वास्तिक गोल्ड बिल्डिंग, घरौला मोहल्ला, शहडोल। कॉन्टैक्ट 9827813127।